क्लास 8 चैप्टर 8 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। इसमें हमने पहले पढ़ रखा है कि ब्रिटिश शासन के कारण, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप के राजा, नवाब, किसान और आदिवासी किस तरह प्रभावित हो रहे थे। इस अध्याय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से विद्यार्थी किस तरह प्रभावित हुए। तो यहाँ एक वर्ड है भाषाविद, लिंग्विस्ट। इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है और कई भाषाएं और सीख रहा होता है, तो उसे लिंग्विस्ट या भाषाविद कहते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में बता रखा है कि ब्रिटिश लोग न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण पाना चाहते थे, बल्कि उन्हें लगता था कि यहाँ एक उनका सांस्कृतिक मिशन भी है। यानी उन्हें सिर्फ वो रेवेन्यू पे कंट्रोल ही नहीं करना चाह रहे थे, उन्हें ऐसे लगता था कि यहाँ की जो जनता है उसे हमें सिविलाइज भी करना है, उसे सभ्य भी हमें बनाना है। तो एक शिक्षा उसका एक अच्छा माध्यम थी। तो उसी के बारे में यहाँ इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है कि शिक्षा में किस तरह के बदलाव आए। पहले किस तरह की शिक्षा चलती थी, ब्रिटिश शासन के दौरान किस तरह की शिक्षा उन्होंने लाने की वो कोशिश कर रहे थे और उसके पीछे क्या रीज़न थे। तो यहाँ है कि अंग्रेज़ों का मानना था कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है, उनकी रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए शिक्षा पद्धति में किस तरह के बदलाव लाए जाने थे, भारतीयों को अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। इन सवालों पर उस समय कई दशकों तक बहस चलती रही। तो पहला टॉपिक है अंग्रेज़ शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो देखिए कि शिक्षा के जो विचार आज हमें सहज सामान्य दिखते हैं कि एक स्कूल होता है, एक प्रॉपर टाइमिंग है, एक प्रॉपर एक सिलेबस होता है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। वो पिछले 200 सालों में वो जो तौर तरीके हैं वो किस तरीके से विकसित हुए हैं। यहाँ एक नेक्स्ट है कि प्राच्यवाद की परंपरा, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो सबसे पहले देखिए प्राच्यवाद क्या होता है। देखिए प्राच्य जो शब्द है ओरिएंट, उसका अर्थ होता है पूर्व या पूर्वी। ये इस शब्द का प्रयोग एशिया, विशेष रूप से जो पूर्वी एशिया है उसके देशों और संस्कृतियों के संदर्भ में किया जाता था। किसके द्वारा? यूरोपियन शक्तियों के द्वारा किया जाता था। तो यूरोप से अगर आप एशिया देखें तो वो उनके पूर्व में पड़ता है। ब्रिटेन से अगर आप देखें मैप में तो वो उनकी संस्कृतियों के लिए, उनकी बोलियों के लिए, वो उनके साहित्य के लिए वो प्राच्य शब्द का उपयोग करते थे, ओरिएंट, पूर्वी। उससे फिर आया प्राच्यवाद यानी ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म यानी प्राच्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो 18वीं और 19वीं सदी में पश्चिमी यानी यूरोप और उत्तरी अमेरिका द्वारा पूर्व को देखने के खास तरीके को दर्शाती है। उससे फिर एक शब्द और आता है प्राच्य विद्या। प्राच्य विद्या यानी एक ऐसा शैक्षणिक क्षेत्र जो पूर्वी संस्कृतियों, भाषाओं, इतिहास और पुरातत्व यानी उनके अतीत का अध्ययन करता है, वो प्राच्य विद्या हो गई। तो इसी से आते हैं प्राच्यवादी कौन होते हैं, ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं। यानी ये वो विद्वान होते हैं जो पूर्व यानी विशेषतः जो पूर्वी एशिया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी भाषाओं, संस्कृतियों, इतिहास, कला और साहित्य में विशेषज्ञता रखते हैं, उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पे एक बताया है विलियम जोन्स के बारे में बताया है। विलियम जोन्स थे, इन्हें 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में था, वहाँ इन्हें जूनियर जज के पद पर तैनात कर दिया। और ये कानून के ज्ञाता तो थे ही थे, साथ ही भाषाविद भी थे, यानी एक से अधिक भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। फ्रेंच और अंग्रेजी भी ये जानते थे और अरबी और फारसी ये सीख रहे थे। तो कलकत्ता आने के पश्चात इन्होंने क्या किया, ये संस्कृत विद्वानों की संगत में संस्कृत की बारीकियाँ, व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। इंटरेस्ट था इनका इसमें। फिर बाद में इन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की जो प्राचीन भारतीय पुस्तकें थीं उनका अध्ययन इन्होंने प्रारंभ कर दिया। विलियम जोन्स एक पर्सनालिटी हुए, दूसरी इसी तरह की पर्सनालिटी वाले थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक, सेम इंटरेस्ट वाले,
और नथेनियल हॉलहेड भी थे। इन्होंने भी भारतीय भाषाएं सीखकर ये संस्कृत और जो फ़ारसी जो रचनाएं थीं उनका ये अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। नथेनियल हॉलहेड, आपको ध्यान हो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जब 1775 ईस्वी में जो 11 पंडितों द्वारा जो भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार किया गया था, फिर उसके 3 साल बाद यानी 1778 ईस्वी में जो मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार की गई थी, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो नथेनियल हॉलहेड द्वारा ही किया गया था। तो ये जो तीनों विद्वान थे यानी ये प्राच्यवादी थे, यानी ये जो पूर्वी एशिया वाला जो हिस्सा है या फिर आप कहें भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की लैंग्वेजेस को ये जानते थे, उनकी कला संस्कृति उनको वो जानने का प्रयास करते रहते थे। तो इन्होंने क्या करा, प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में इन विद्वानों के साथ मिलकर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया 1784 ईस्वी में, और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका था, उसका पब्लिकेशन भी इन्होंने स्टार्ट करा। तो ये जो एशियाटिक रिसर्च जो पत्रिका थी, ये एशिया के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक इतिहास से संबंधित लेखों को प्रकाशित करती थी। और जो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था भारतीय भाषाओं और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, जो भारतीयों के दृष्टिकोण से भारत को समझने में मदद करेगा। इसलिए इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और इसी नाम से इन्होंने शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू करा। विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नथेनियल हॉलहेड जैसे अन्य विद्वानों के साथ मिलकर। तो देखिए, जो विलियम जोन्स हैं और कोलब्रुक हैं, यहाँ आगे बता रखा है कि भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति आदर भाव रखते थे। मतलब वो अपनी जो यूरोपियन जो संस्कृति थी, पश्चिम संस्कृति, उसको भी वो आदर से देखते थे, लेकिन उसके साथ ही वो भारतीय संस्कृति को भी के प्रति भी आदर का भाव रखते थे। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता जो थी वो प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, लेकिन बाद में उसका पतन होता चला गया। और भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र व कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना अत्यंत आवश्यक है। उनका मत था कि हिंदुओं व मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को, जो इनकी जो रचनाएं हैं, जो इन्हें पवित्र मानते हैं, उन्हीं के जरिए इन्हें समझा जा सकता है और इन्हीं रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो इस तरह जोन्स व कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उसकी व्याख्या करने व अनुवाद करने तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने का वो प्रयास करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति में सीखने में सहायता प्रदान करेगी, बल्कि जो भारतीय जो अपनी विरासत को भूल बैठे थे उसे दोबारा अपनाने में और लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। अभिभावक मतलब एक मेंटोर की तरह काम कर रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से कंपनी के जो बहुत सारे अधिकारी थे वो प्रभावित हुए और उन्होंने मत दिया कि वो भी एग्री करें इन विद्वानों से, और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी जो इनका जो खुद का है उसी को हम प्रोत्साहित करें। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य जो था उस काव्य को पढ़ने के लिए कुछ संस्थानों की स्थापना की जाए। और इन लोगों का मानना था कि इन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं, जिसे वो आदर या महत्व देते हैं। इन अफसरों की राय में केवल तभी ये जो अजनबी शासक थे ये देसी जनता का दिल जीत सकते थे और अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। अजनबी शासक कैसे थे? देखिए, जो अतीत में जो तुर्कों ने, मुग़लों ने, जिन्होंने भी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करा, वो देखने में इतने भिन्न नहीं थे। अगर आप ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो यूनान वाला अगर आप छोड़ दें, सेल्यूकस को और सिकंदर को, उनको अगर छोड़ दें, तो ये जो बाकी थे ये भारतीय जनता से ज़्यादा भिन्न नहीं थे और ये शासन करते करते यहीं रहने भी लग गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने घर भी बना लिया था, यहीं रच बस गए थे, लेकिन अंग्रेज देखने में बहुत भिन्न थे। तो देसी जनता थी
वो इन्हें उनसे ये हमेशा अलग रहे, न उन्होंने घुलने मिलने की कोशिश करी, न जनता ने इनसे घुलने मिलने की कोशिश करी। तो ये एक तरीके से देखने में भी अजनबी शासक रहे। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड काम में लिया गया है कि इन्हें वही पढ़ाओ जो ये जानते थे, तभी आप इन देसी जनता का दिल जीत सकते हैं और ये तभी आपका आदर करेंगे। ये ऐसा इन प्राच्यवादी जो विद्वान थे इनका मानना था। प्राच्यवादी वही जो पूर्वी एशिया यानी भारत और इधर के जो भी देश हैं उपमहाद्वीप में तत्कालीन, उनकी जो संस्कृतियों का अध्ययन करते थे वो विद्वान। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो देश का शासन चलाने में मदद करने हेतु 1781 ईस्वी में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया था। और 1791 ईस्वी में 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा देने हेतु। लेकिन यहाँ पर कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे, अपितु कुछ जो थे अब अंग्रेजी अफसर वो इन प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। यहाँ एक वर्ड आता है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर क्या है देखिए, यह शब्द सामान्यतः मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजों द्वारा भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच अंतर को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का ये मतलब है कि अंग्रेजों का मानना है कि जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी उसका एक पूरा एक अतीत था, एक पर्टिकुलर उनके प्रतीक चिन्ह थे और पूरा एक व्याकरण, पूरी ग्रामर होती थी। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो ये जिन औपनिवेशिक शासन में जो स्थानीय बोली जो होती है, उनको लगता था कि इनकी कोई लिपि नहीं होती है, कोई इसका व्याकरण नहीं है, तो उसको लैंग्वेज ना मान के वो एक बोली मानते थे और उसके लिए वो एक वर्ड यूज़ करते थे वर्नाकुलर कि। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। भारतीय भाषाओं की अपनी लिपि थी, अपना बाकायदा व्याकरण था, फिर वो चाहे फारसी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो। लेकिन अंग्रेजों की राय में उनका ऐसा कोई ग्रामर नहीं थी, कोई उनका प्रतीक चिन्ह लेटर्स नहीं थे, इसलिए वो उसके लिए वर्नाकुलर खुद की लैंग्वेज में जो एक पूरी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है और जो जिस पे वो शासन कर रहे हैं उसकी वो उसको बोली मानते थे, उनके बीच में अंतर करने के लिए एक वर्ड यूज़ करते थे वो वर्नाकुलर। यहाँ फिर है कि पूरब की जघन्य गलतियाँ, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। तो इसमें क्या है कि जो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर थे, वो जो शिक्षा का जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण था और इंटेलिस्ट विजन था उसकी वो आलोचना करने लगे थे। उनके अनुसार पूर्वी जो समाज का जो ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा है, अवैज्ञानिक है, अगंभीर है, सतही है। इसलिए अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इतना खर्च नहीं करना चाहिए। तो 1830 के जब दशक आया तब तक प्राच्यवादियों का विरोध और ज़्यादा होने लगा और उसमें दो पर्सनैलिटी के बारे में बता रखा है। पहले थे जेम्स मिल, वो बहुत कटु आलोचक थे प्राच्यवादियों के। उनकी राय में जो अंग्रेज़ थे उनको देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य को छोड़ के, यानी जो उनका खुद का जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य हुआ चाहे काव्य हो, उससे छोड़कर पश्चिम का जो वैज्ञानिक व जो तकनीकी सफलता है उसे पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा जेम्स मिल मानते थे। इन्हीं के जैसे विचारों वाले एक और हुए हैं व्यक्तित्व, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। वो इनसे भी ज़्यादा आलोचक थे, वो और ज़्यादा कड़ी राय रखते थे उनके लिए कि भारत एक असभ्य देश है जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना जरूरी है। पूर्वी ज्ञान की जो कोई भी शाखा है वो इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी, यानी वो अपनी जो संस्कृति है, अपना जो साहित्य है उसे श्रेष्ठतर मानते थे इन कंपैरिजन विद भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी कोई ज्ञान है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा तो क्या कहेंगे, एक कहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। मतलब इन्होंने इतना वो भारतीय साहित्य को इतना कमतर मानते थे अपने उसमें। भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत है, इससे उन्हें दुनिया की जो श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियाँ हैं उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हर विकास से अवगत ये जो भारतीय लोग हैं ये होंगे, ऐसा
ये मैकाले का मानना था। तो मैकाले का मानना था कि इस तरह आप अंग्रेजी पढ़ाओगे और लोगों को सभ्य बनाओगे तो उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है एक शिक्षा, आप उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दो। इसके बाद जो मैकाले के मिनट्स के आधार पे 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम लाया गया था। इससे क्या हुआ, इसके क्या प्रभाव हुए? एक तो उस शिक्षा का माध्यम अब अंग्रेजी बन गया। जो कलकत्ता मदरसे की स्थापना करी थी और जो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी, अब उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, यानी उनको सरकारी वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया गया और इन्हें एक नाम दिया गया कि ये अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे हैं, यानी ये टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस हैं दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डिके, यानी वो अंधकार के मंदिर हो गए। कलकत्ता के मदरसे और जो ये बनारस का हिंदू कॉलेज जो संस्थान थी, जो भारतीय साहित्य काव्य को पढ़ा रही थी, भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करा रही थी, उन्हें अंग्रेज़ों ने टेम्पल ऑफ डार्कनेस कहा। और अब स्कूलों के लिए भी उच्च जो हायर स्टडीज़ थी उसके लिए तो इन्होंने इंग्लिश ज़रूरी कर दी, स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक है ना छपने लगी 1835 के अंग्रेज़ों के शिक्षा अधिनियम के बाद में। और ये मैकाले के फिर यह है यहाँ पे व्यवसाय के लिए शिक्षा है कि 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा, जिसे कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके जो अध्यक्ष थे, चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया। जो ये नोट है इसलिए वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट की गई तथा यह बताया गया 1835 के शिक्षा अधिनियम में तो इंग्लिश का हुआ था। 1854 आते आते ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई शिक्षा नीति के तहत कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पे अगर यूरोपियन शिक्षा को अपनाया जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में तो उसके क्या क्या व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे, ये वुड डिस्पैच के माध्यम से बताया गया। तो इन्होंने पहला कारण बताया कि आर्थिक क्षेत्र में एक व्यवहारिक लाभ होगा। वो कैसे कि यूरोपीय शिक्षा अगर हम देंगे भारतीयों को तो व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराएं तो उनकी जो रुचि और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा, जिससे ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। कंपनी की व्यापारी थी तो उसने वही सोचा, आर्थिक लाभ उसने सबसे पहले देखा। दूसरा, कंपनी को लाभ, वुड की नीति पत्र में यह तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से जो भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वो ज़्यादा सत्यवादी बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, जिसके फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। यानी जो सस्ता जो लेबर है, जो अकाउंटेंट क्लर्क है, वो यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से वो काम भी वो करवा सकेगी। ये यूरोपीय शिक्षा के ये पक्ष में वो फेवर दे रहे थे। फिर पूरब का साहित्य जो है वो त्रुटियों से भरा पड़ा है और ये न तो लोगों में काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, ना ही शासन के प्रति निपुणता पैदा कर सकता है। ये 1854 की जो शिक्षा नीति अपनाई गई उसमें ये सब बातें इन्होंने बोली। 1854 के वुड के नीति पत्र के बाद में अंग्रेजों द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अब क्या किया, शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा स्थापित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। 1857 में जब सिपाहियों का विद्रोह हो रहा था मेरठ में, तब कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे। ये 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था उसके बाद में किया गया था। यानी 1835 की शिक्षा अधिनियम के बाद में भी चेंजेस हुए और 1854 के बाद में भी ये यूरोपीय शिक्षा का प्रसार करने के लिए चेंजेस लगातार ये करे जा रहे थे। फिर यहाँ है एक नैतिक शिक्षा की मांग। तो देखिए 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारक व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वो कहते थे आप इन्हें ये दर्शन और जो आप व्यवहारिक ज्ञान जो दे रहे हो, विज्ञान तकनीकी का, वो मत दो। वे नैतिक चरित्र के उत्थान के लिए ईसाई शिक्षा को आवश्यक मानते थे। परंतु 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी कि वो ईसाई शिक्षा के प्रचार के लिए वो नहीं चाहती थी खुले तौर पे ये लोग अपना कॉन्वेंट स्कूल्स यहाँ स्थापित करें, जो ईसाई प्रचारक थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईसाई प्रचारकों की उपस्थिति भारतीयों में भय और शंका, असंतोष पैदा करेगी, जो कंपनी के शासन के लिए सही नहीं होगा। इसलिए जो ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो भूक्षेत्र थे वहाँ पे ये संस्थान नहीं खोल पाए जो ईसाई प्रचारक थे।
इसलिए इन्होंने 18 कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर श्रीरामपुर कॉलेज खोला था। ईसाई प्रचारकों ने सबसे स्टार्टिंग के जो विश्वविद्यालय थे उनमें से एक था। ये डैनिश नियंत्रण वाला जो इलाका था वहाँ खोला गया था कलकत्ता में। और यहीं 1800 में एक छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस खोली गई। 1818 ईस्वी में यहाँ पे कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के आते आते धीरे धीरे पूरे जब ये ब्रिटिश लोग पूरे अच्छे से जज गए तो फिर इन्होंने ज़्यादा इनको भी मना नहीं करा, प्रचारकों को भी। और फिर ये 19वीं सदी के दौरान लगभग पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले जाने लगे। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई, जब इन्हें लगा कि देशी जनता जो है वो अगेंस्ट इनके आ सकती है, तब ये दोबारा फिर प्रचारक शिक्षा के प्रत्यक्ष सहायता देने में ये आनाकानी करने लगे। क्योंकि अब सरकार को लगने लगा था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहार, मूल्य, मान्यताएं और अगर धार्मिक विचारों से छेड़छाड़ करी तो ये देशी लोगों को भड़का सकती है और कहीं ना कहीं उनके जो शासन है, जो अब 1857 की क्रांति के बाद सीधा जो क्राउन के अधीन चला गया था, उसके अगेंस्ट ये चीज़ें जा सकती हैं। ये सब हमने पढ़ा। अब इसमें है कि स्थानीय जो पाठशालाएं चल रही होंगी उस टाइम पे, अंग्रेजों के शासन से पहले किस तरह का क्या वातावरण था शिक्षा का, अगर कुछ स्थानीय पाठशालाएं थीं तो किस तरह की थीं। और फिर जब ये 1835 का शिक्षा अधिनियम आया या 1854 का वो जो वुड का डिस्पैच के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, उसके बाद में जो वो उन स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। तो देखिए, अंग्रेज शिक्षा से पहले भारतीय छात्रों को किस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, ब्रिटिश शासन के तहत उन स्कूलों का क्या हुआ। इसके लिए 1830 के दशक में एक स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे विलियम एडम, उन्हें बिहार व बंगाल के जिलों का दौरा करने के लिए भेजा और जो तत्कालीन जो देसी स्कूलें थीं उन्हें शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने दौरा करा और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो बंगाल और जो बिहार है वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं जो जनरली शिक्षा के छोटे छोटे केंद्र थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा या कुछ स्वयं गुरुओं द्वारा चलाई जाती थी और लचीली शिक्षा प्रणाली थी। परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार फीस दी जाती थी। आज की तरह सेम एक क्लास में जैसे स्टूडेंट्स है सबकी फ़ीस सेम है, ऐसा नहीं था। संपन्न जो वर्ग का जो बच्चा है उससे ज़्यादा ली जाती थी और अगर आर्थिक स्थिति ख़राब है तो उस बच्चे से कम ली जाती थी। जगह व समय निश्चित नहीं होता था, कोई किताबें छपी हुई नहीं होती थी। जो शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक थी और विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती थी। जिस भी समुदाय के थे जो भी उनकी शिक्षा काम आएगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षाएं दी जाती थी। पृथक पृथक कक्षाएं नहीं होती थी, एक ही तरह की ये सब जो विद्यार्थी अलग अलग स्तर के एक ही जगह बैठा करते थे। किसी भी विद्यार्थी को अगर ज़रूरत है तो वो गुरु फिर उनसे अलग से बात कर लिया करते थे। तो इस लगभग कंक्लूज़न जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई और उसका कंक्लूज़न विलियम एडम ने ये दिया कि जो लचीली शिक्षा प्रणाली थी ये स्थानीय जो आवश्यकताएं उसके अनुरूप थी। जैसे उन्होंने बताया कि फसल कटाई के समय कक्षाएं अधिकतर बंद हो जाती थी क्योंकि जो उस समय जो गांव के जो बच्चे हैं वो प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। तो फिर कटाई और जो अनाज निकाल लिया जाता था उसके बाद में पाठशालाएं दोबारा शुरू कर दी जाती थी। तो इसका यह परिणाम निकलता था कि जो साधारण काश्तकारों के जो बच्चे हैं, साधारण किसानों के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई कर पाते थे। अब नए दिनचर्या नए नियम लाए गए, यानी अब जब नई शिक्षा नीति आएगी उसमें वो क्या थी और इससे जो ये पहले वाली जो ये प्रणाली चल रही थी स्थानीय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, उसमें किस तरह के चेंजेस आए। तो देखिए, जब 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का जो ध्यान था वो मुख्य रूप से हायर स्टडीज़ में ही था, उच्च शिक्षा पर था। लेकिन 1854 में जब वुड का डिस्पैच आया तो उसके वुड डिस्पैच के बाद में कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। क्या क्या करा उन्होंने क्या करा, बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पे रख लिया। तो जो एक पंडित होता था वो 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा संभालता था। कक्षाएं नियमित समय सारणी के अनुसार होने लगी। ऐसा नहीं है कि कोई शाम को क्लासें हो रही हैं, एक पर्टिकुलर टाइम कर दिया। आप किसी भी समुदाय के हों, आपको चाहे काम हो ना हो, आपको उसी टाइम पर आना है। अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होने लगी। जो पहले जो मौखिक शिक्षा प्रणाली थी अब वो लिखित हो गई। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी और विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती कि वो नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठें, तय समय पर आएँ और अनुशासन के नियमों का पालन करें। अब ये जो नए नियम, जो नई शिक्षा प्रणाली लाई गई 1854 में वुड डिस्पैच के बाद में, उसका क्या रिजल्ट निकला।
उसका ये रिजल्ट निकला कि जो नए नियमों पे चलने वाली जो पाठशालाएं थी उसे सरकारी अनुदान मिलता था, उन्हें अंग्रेज प्रोत्साहित करते थे। वहीं जो पुरानी वाली जो पाठशालाएं थी, कुछ जो नए नियम मानने को तैयार नहीं हुई, उन्हें सरकारी सहायता देना बंद कर दिया गया। इससे वे पारंपरिक पाठशालाएं, सरकारी सहायता जो प्राप्त जो पाठशालाएं थी और नियमों से चलने वाली जो पाठशालाएं थी, उनके सामने वो टिक नहीं पाई। पहले वाली जो पाठशालाएं थी उनकी समय सारणी लचीली होने के कारण जहाँ गरीब बच्चों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, अब नई स्कूल व्यवस्था के अनुरूप नियमित रूप से स्कूल आने की मांग थी। तो जैसे अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल आना जरूरी कर दिया, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे, तो वो स्कूल अब नहीं आ सकते थे। अब अगर नई व्यवस्था में बच्चा स्कूल नहीं आ पाया तो इसे अनुशासनहीनता मान लिया जाता था और इसका यह अर्थ निकाला गया कि बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ये नई शिक्षा प्रणाली है, उससे ये आया। फिर है कि यहाँ पे एक अरबिंदो घोष के बारे में बता रखा है। अरबिंदो घोष 1872 से 1950 इनका जीवन काल रहा है। बहुत बड़े दार्शनिक, राष्ट्रवादी, कवि व आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पे इनके क्या विचार थे, देखिए। इन्होंने कहा है कि शिक्षा का लक्ष्य राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना होना चाहिए। जो शिक्षा है वो मातृभाषा में हो, क्योंकि बच्चा वो सबसे पहले सीखता है, जल्दी सीखता है, और अधिक से अधिक मातृभाषा में इसलिए भी होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सकें। और यद्यपि छात्र अपने मूल रूप से जुड़े रहें, तथापि उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं और जो पूरे विश्व में जो लोकप्रिय शासन व्यवस्थाएं हैं, उनके संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ हमारे विद्यार्थी लें, ऐसा उनकी राय थी। इसके अतिरिक्त कोई हस्तकला भी बच्चों को सीखनी चाहिए ताकि स्कूल छोड़ने पर उन्हें यथासंभव रोजगार मिल सके। ये अरविंदो घोष के विचार थे। फिर यहाँ बता रखा है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही अंग्रेज अफसरों के अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक अब शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल देने लगे थे। यानी अब केवल अंग्रेज अफसर या अंग्रेजी विद्वान ही नहीं, और जो इंडियंस में से जो पढ़ने लिखने लग गए थे, उन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करी कि आप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा के केंद्र आप खोलें। उनके अनुसार पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से नए स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने और शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने का आह्वान किया। हालांकि कुछ लोग भारत में पश्चिमी शिक्षा दिए जाने के विरोधी थे, तो जैसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी के बारे में बता रखा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। तो उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध क्या तर्क दिए और भारतीय शिक्षा के पक्ष में वो क्या तर्क देते थे, यहाँ वही पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी ऐसा कहते थे कि जो औपनिवेशिक जो शिक्षा जो ये अंग्रेज दे रहे थे, ये भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा करती थी। वो जो विद्यार्थी है वो पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगता है और ज़्यादातर ब्रिटिश शासन को पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आकर वो ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगेगा। और भारतीयों को इन्होंने भारतीय जो उनका खुद का जो सामाजिक परिवेश है उसी से इन्होंने काट दिया। इन्होंने अपना पहनावा बदल दिया है भारतीयों ने, तो अपनी ही भूमि पर ये अजनबी बन गए हैं। पश्चिमी शिक्षा, इसके अलावा महात्मा गांधी का कहना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है, उसमें यांत्रिक ढंग से पढ़ाया जाता है। केवल यूरोपीय शिक्षा, जो औपनिवेशिक शिक्षा जो अंग्रेज दे रहे थे, उसे साक्षरता तो मिल रही थी लेकिन व्यक्ति असल में शिक्षित नहीं हो रहा था। साक्षरता और शिक्षित होने का मतलब ये है कि साक्षर हो गए, आपको अक्षरों का ज्ञान हो गया, आप पढ़ना लिखना सीख गए। लेकिन महात्मा गांधी का मानना ये था कि शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है, बल्कि आपका आत्मा का विकास होना, आपका रचनात्मक कौशल का भी विकास होना है। तो वो इस शिक्षा से नहीं हो रहा था। भारतीय शिक्षा वो क्यों देना चाहते थे, उसके पक्ष में उन्होंने क्या तर्क दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा दो विद्यार्थियों को जिससे उनके भीतर प्रतिष्ठा व स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित हो, और जो जीवन है उसमें अनुभव व व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। केवल एक बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए। तो ऐसी शिक्षा हो जहाँ मनुष्य का दिमाग विकसित हो सके, उसका आत्मा विकसित हो सके, उसमें हाथ का हुनर उसमें आए, कोई क्रिएटिविटी वो सीखे, रचनात्मक कौशल का विकास हो। ये महात्मा गांधी के विचार थे। धीरे धीरे कई अन्य विचारक भी इन विचारों से सहमत होने लगे और मानने लगे कि एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली हो जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो ये शिक्षा प्रणाली थी उससे भिन्न हो। फिर यहाँ पे बता रखा है टैगोर का शांति निकेतन।
तो देखिए जो टैगोर थे वो उन्होंने अंग्रेजी औपनिवेशिक जो शिक्षा थी उसके अगेंस्ट उन्होंने ये कहा कि जो अंग्रेजी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बच्चे की जो रचनाशीलता है, चकित होने का जो उसका जो स्वाभाविक गुण है उसको वो मार देती है। एक बहुत दमघोटू वातावरण में बहुत कड़े नियमों के तहत पढ़ाया जाता है कि आप तय समय पर आइए, आप पर्टिकुलर ड्रेस में आइए, आप पर्टिकुलर सीट पर बैठिए। तो इससे जो कड़ा और जो बंधनकारी जो अनुशासन होता है उसमें बच्चा जगड़ जाता है। तो इसके लिए इन्होंने ग्रामीण परिवेश में, खुले प्राकृतिक परिवेश में 1901 में शांति निकेतन संस्था की स्थापना करी। शांति निकेतन यानी निर्मल शांति से परिपूर्ण एक ऐसी एक जगह हो जहाँ बच्चा पढ़े, क्योंकि बचपन का समय रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अपने आप सीखने का होता है। जो शिक्षक हो वो कल्पनाशील हो, वो बच्चों की मनोदशा को समझने के काबिल हो, बच्चों के अंदर वो उत्सुकता, जानने की चाह को वो विकसित करे। यह सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही संभव है। यहाँ जो जो गांधी जी थे और टैगोर थे उनकी शिक्षा के विचारों में क्या अंतर है, एक प्रश्न आता है। तो देखिए जहाँ जो गांधी जी थे वो पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। मतलब वो किसी भी तरह की जो पश्चिमी शिक्षा है उसके सबके वो अगेंस्ट थे। लेकिन जो टैगोर थे वो कहते थे आप अरविंदो घोष की तरह ही कि आप मूल तो जुड़े रहें, लेकिन वो जो आधुनिक जो पश्चिमी सभ्यता है और जो आपकी खुद की जो भारतीय परंपरा है उसके श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण हो, ऐसी शिक्षा के वो पक्षधर थे। तो इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन में जहाँ कला, संगीत और नृत्य की शिक्षा की व्यवस्था करी, वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो शिक्षा है उस पर भी उन्होंने जोर दिया। इस तरह कई लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का परिवर्तन चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। वहीं कई लोग इसके इतर एक अन्य वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जाए। मतलब यहाँ ये राष्ट्रीय शिक्षा की बहस उस वक्त भी जारी थी और स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। यानी यहाँ पे देखिए कई लोग हुए, जैसे स्टार्टिंग में हमने कुछ पर्सनैलिटीज़ पढ़ी, जैसे विलियम जोन्स पढ़े, हेनरी थॉमस कोलब्रुक थे, नैथानियल हॉलहेड थे। इनका ये मानना था कि भारतीयों को ये जो जानते हैं उन्हीं के अनुरूप इन्हें पढ़ाइए, तभी ये आपसे रेस्पेक्ट करेंगे। फिर इनके एकदम अगेंस्ट आए जेम्स मिल और मैकॉले आए। ये यूरोपीय शिक्षा को श्रेष्ठतर मानते थे। इनका ये मानना था कि यूरोपीय शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है, भारत असभ्य है, इनका जो पूर्वी जो ज्ञान है वो पश्चिमी जो ज्ञान है उसके लायक वो नहीं है। इनको वो पढ़ाइए ताकि ये आर्थिक लाभ हो, इनकी जो रुचियां हैं वो चेंज हो, ब्रिटेन में जो वस्तुएं बन रही हैं उसकी वो मांग हो। वो आर्थिक लाभ को पहले देखते थे। वहीं फिर महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व आए, वो पश्चिमी उसके एकदम अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा था कि भारतीयों के मन में इन्होंने हीनता की भावना पैदा कर दी है, ये अपने ही उसमें अजनबी हो गए हैं। वहीं अरविंदो घोष और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व हुए, उन्होंने कहा वो भारतीय शिक्षा के पक्ष में तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो ये यूरोपीय शिक्षा है इसमें भी जो नया जो टेक्नोलॉजी जो हो रहा है और जो भी एडवांस जो शासन व्यवस्थाएं हैं उन सब का भी अध्ययन, मतलब दोनों का जो भारतीय शिक्षा का जो श्रेष्ठ तत्व है, यूरोपीय शिक्षा का जो श्रेष्ठ तत्व है, उनको मिला के जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार हो। ये सब हमने यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ा है। थैंक यू।